हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ +2 क्लास। +2 क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आज जो है वो नॉमेनक्लेचर के हाउ टू गिव द नेम टू द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स वो करने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो मेटल आयन होते हैं, जो मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ हो रहे हैं, वो गुड एक्सेप्टर होते हैं। दे आर गुड एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए हम उसे लुईस एसिड भी बोला जाता है। तो जो मेटल्स जो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल की तरह जो प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेटल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमियम है, Cr3 पॉजिटिव हो गया, और हमारे पास आयरन हो गया Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास गुड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, तो हमेशा होता क्या है, ये एल वर्ड यूज़ किया गया है फॉर लाइगेंड। ठीक है, तो ए और बी जो वर्ड है वो कंपाउंड के लिए यूज़ हुआ है। तो जनरली जो कम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं फ्रॉम द सेपरेटेड कंपाउंड्स। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हम एक कम्प्लेक्स जो बना लेते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट जो कंपाउंड होंगे, जब वो कम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है, इसलिए वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सेंटर में वो होता है मेटल आयन, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, डेट इज़ कॉल्ड मेटल आयन। उस मेटल आयन के साथ जो लगे होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, लाइगेंड। तो लाइगेंड मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में बताया होगा कि लाइगेंड आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, सो दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल आयन। सो वो सेंट्रल मेटल आयन को जो है वो डोनेट कर देते हैं। सो लाइगेंड्स और मेटल दोनों का एक कंपाउंड बन जाता है। तो जनरली हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जनरली वी राइट दैट MLN का LN का मतलब है कि नंबर ऑफ़ द लाइगेंड्स, N इज़ गिव द नंबर ऑफ़ द लाइगेंड्स। अगर जहाँ देखें तो सेंटर में हमारे पास क्या है, मेटल है। तो मेटल के साथ ये जो लगे हुए हैं, देयर आर 6 लाइगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो जहाँ ये प्रेजेंट है तो उसे हमें कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं। तो ये देखो, पैरेंथेसिस के अंदर जो प्रेजेंट हो गए लाइगेंड, और मेटल के साथ जो लाइगेंड लगे हुए हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ़ द लाइगेंड्स, सो दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन Ag सिल्वर। तो ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स हो गया। तो इसे हम कोऑर्डिनेट स्फीयर भी बोलते हैं, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं आएगा Cl3। ठीक है, तो ये हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, क्योंकि जितने बॉन्डेड एटम है जो लाइगेंड्स है, डेट इज़ अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। जो बाहर होगा पैरेंथेसिस के, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं आता है। ठीक है, सो जो बाकी का पोर्शन है वो भी उसके साथ ही अटैच है, लेकिन डेट इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, सो लेट्स सी द अनदर कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मेटल के साथ लाइगेंड अटैच्ड है वो कौन सा है। ठीक है, तो मेटल के साथ जो लाइगेंड है वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, या टेट्राडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, कौन सा है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर के में देखो कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, सो नंबर ऑफ़ द लाइगेंड्स एटम दैट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसका कोऑर्डिनेट 6 है, इसका 2 है, इसका 6 है, क्योंकि जहाँ देखो ये इथिलीन डाइमीन हमारे पास बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये तो मोनोडेंटेट लाइगेंड है। अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया मोनोडेंटेट लाइगेंड है, लेकिन ये तीसरे वाले कंपाउंड में EN इथिलीन डाइमीन जो कि 3 लगे हुए हैं, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। मतलब कि 2 कितने लगे हुए हैं, 3 इथिलीन डाइमीन, और इसकी डेंसिटी 2 है। तो ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है। लेकिन नंबर ऑफ़ लाइगेंड्स जो है वो 3 ही इसके साथ अटैच हैं। तो अगर ज्योमेट्रिक
के हिसाब से हम इन्हें देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें हेल्प कर रहा है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री मतलब शेप ऑफ द कम्प्लेक्स, तो ये उसमें डिसीजन में हमें हेल्प करता है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले जो देखें कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो इसका मतलब है कि ये दो लाइगेंट्स जो है वो सेंट्रल मेटल आयन, जो ब्लैक वाला जो दिखाया गया है ये सेंट्रल मेटल आयन है, और साथ में रेड वाले जो दिखाए गए हैं ये क्या है हमारे पास, ये लाइगेंट उसके साथ अटैच हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा इसका मतलब है कि वो टेट्राहेड्रल D10 होगा। अगर D8 होगा तो वो स्क्वायर प्लानर होगा। ठीक है, ये D10 क्या है, D10 का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके D सबशेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्क्वायर प्लानर हो तो तब आपको देखना है कि उसके D सबशेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्क्वायर प्लानर कैसे है, हमारे पास ये सेंट्रल मेटल आयन है, उसके साथ ये ऐसे करके 4 लाइगेंट लगे होंगे, एक इधर 1 2 3 और 4। तो ये है हमारे पास स्क्वायर प्लानर, सॉरी ये है हमारे पास टेट्राहेड्रल D10 हो गए। ठीक है, तो D8 का जो स्क्वायर प्लानर है मतलब कि ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो चारों के चारों लाइगेंट है जो है वो इसके साथ अटैच हैं फ्लोरीन के। सो नेक्स्ट देख लें हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन सकती है या ट्राइगोनल बाई पिरामिड बन सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये है स्क्वायर पिरामिड और ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड मतलब कि ये सेंट्रल मेटल आयन है और उसके साथ जो है शेल लाइगेंट अटैच हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वो उनकी एग्जांपल्स जो है आपके सामने मैंने दिखाई हुई है। सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स के हमारे लीनियर देखो CuCl2 नेगेटिव, AgCNH3 पॉजिटिव वाला कम्प्लेक्स हो गया, AuCl2। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है जिनकी शेप लीनियर होती है। स्क्वायर प्लानर में देखो निकल का कम्प्लेक्स, प्लेटिनम का कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स जो है वो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर प्लानर। और टेट्राहेड्रल में देखो आपके पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट सी हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा डैट इज़ लाइगेंट्स। हमारे पास लाइगेंट्स कितने तरह के होते हैं ये भी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइगेंट जो है वो डोनर ऑफ एटम होते हैं बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो NH3 वो है मोनोडेंटेट है क्योंकि एक ही एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मोनोडेंटेट की एग्जांपल्स देखो यहाँ और भी दी गई है, N3 नेगेटिव, X नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, पिरिडीन, वाटर, ये सारे के मोनोडेंटेट लाइगेंट हैं। और पॉलीडेंटेट लाइगेंट है जो कि हमारे पास चीलेटिंग कम्प्लेक्स बनाते हैं। सो चीलेटिंग कम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो पॉलीडेंटेट लाइगेंट होंगे। तो और लाइगेंट की टाइप कर लेते हैं, हमारे पास मोनो, बाई, पॉलीडेंटेट जो लाइगेंट्स हैं तो वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और अनायनिक भी हो सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल होंगे तो देखो एक्वा, अमाइन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, दीज आर द न्यूट्रल लाइगेंट्स। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, तो आयोडो या आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो या फ्लोराइडो भी इसको बोला जाता है। हाइड्रोक्सो, OH नेगेटिव, साइनो, Cn नेगेटिव। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ द सम कॉमन टाइप ऑफ द लाइगेंट्स आल्सो गिवन इन टेबल 20.5. So there are different type of the ligands and their structures are also given here. ओके स्टूडेंट्स, सो चीलेशन हमारे पास क्या होता है जब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ क्या है हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनाई जा रही है, तो EDT है जो कि हेक्साडेंटेट लाइगेंट है, उसकी भी जो स्ट्रक्चर से हमें यहाँ दिखाई गई है। ओके, तो आप देख सकते हो कि पॉलीडेंटेट जो लाइगेंट है, मैनीतुर्त भी बोला जाता है इसे। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा जो है डोनर एटम होते हैं, जैसे इथिलीन डायमीन हो गया। तो देखो हमारे पास EN जो वर्ड यूज़ किया गया है डैट इज़ यूज फॉर द लाइगेंट इथिलीन डायमीन जो कि बाइडेंटेट लाइगेंट है हमारे पास। तो
चीलेटिंग एजेंट्स जो है हमारे पास चीलेशन कर देते हैं। सो वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, दीज आर 24 नेसेसिटी एलिमेंट्स विच इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू फॉर्म द कम्प्लेक्सेस। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म द कम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Fe की, जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, क्लोरोफिल है जो कि मैग्नीशियम में क्लोरोफिल का जो है मैग्नीशियम पार्ट है, तो कोबाल्ट का है, विटामिन बी हो गया, उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। सो चीलेशन इफ़ेक्ट क्या करता है? चीलेशन इफ़ेक्ट से क्या होता है हमारे पास जो है वो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें जब नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो KF की वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत लार्ज होगी। देखो हमारे पास दो रिएक्शन दी गई है, एक तो निकल और अमोनिया के साथ मिलके हमारे पास NH हमारे पास जो बन रहे हैं वो ये वाले, एक ये हो गया और 6 ये हो गए, मतलब 7 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो हमारे पास ये है तो यहाँ देखो कि यहाँ भी 7 ही है, क्योंकि इथिलीन डायमीन ये बाइडेंटेड लाइगेंड है। अगर बाइडेंटेड लाइगेंड आगे अटैच होगा तो हमारे पास जो KF की वैल्यू विल बी मच लार्जर देन द रिएक्शन नंबर 1। ये रिएक्शन नंबर 1 थी और ये रिएक्शन नंबर 2 है। तो रिएक्शन नंबर 2 में जो है वो KF की वैल्यू मच लार्जर। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो अटैच लाइगेंड है डेट इज़ अ बाइडेंटेड लाइगेंड एंड चीलेशन कम्प्लेक्स बनाया, तो KF की वैल्यू जो है वो लार्जर होती है। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी इज़ मोर, इसका मतलब है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी है, मोर स्टेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कि हाउ टू दे हेल्प इन द बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कम्प्लेक्सेस। इन क्लोरोफिल देयर इज़ अ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन द अनदर कंपाउंड्स you can see there is also I told you that hemoglobin Fe is the part of the hemoglobin. Look up here students के मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास आनायनिक कम्प्लेक्स है, कटायनिक कम्प्लेक्स होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन द चार्ज। सो कटायन अनायन जो है वो सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, कम्प्लेक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो लाइगेंड्स देखो कि ये लाइगेंड्स जो है वो अगर O के साथ एंड हो, तो मैंने ये आपको कल भी बताया था, जो पहले लेक्चर में बताया था कि लाइगेंड के जो एंड में O के साथ एंड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो अनायनिक लाइगेंड है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे लाइगेंड है जिनके आगे प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, वो कब लगाए जाते हैं? तो इंक्रीज द नंबर फॉर रिप्रेजेंटिंग द अनायंस हमारे पास जो है उनको लिखना है। ठीक है, अगर कटायनिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनायनिक हो तो एंड में O लगाना जो ज़रूरी हो जाता है। सो अनायनिक लाइगेंड्स एंड द होल नंबर इज़ प्लेस्ड इन द ब्रैकेट। सो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जब हम किसी भी कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है कम्प्लेक्स का और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो हमेशा हम पॉजिटिव पार्ट जो है कम्प्लेक्स का पहले लिखते हैं और नेगेटिव पार्ट बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है अगर वो तो नेगेटिव पार्ट होगा, जो सारे का सारा नेगेटिव पार्ट होगा, तो उससे पहले वाला पोर्शन जो है, यहाँ मान लो कि हमारे पास कोई K लगा हुआ है, तो ये क्या है? हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन हो गया ये सारे का सारा नेगेटिव होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ जाए, मान लो कि स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ गई हमारे पास पैरेंथेसिस, और उसके बाद में कुछ लगा हुआ है, मान लो कि इसके बाद में हमारे पास Na लगा हुआ है, सो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव पार्ट होगा। तो मान लो कि ये तो नहीं हो सकता, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो पहले आप देख लो कि मान लो कि हमारे पास ऐसा कम्प्लेक्स है जो है पहले पॉजिटिव है और इसके एंड पे Cl2 लगा हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव पार्ट है। सो ये हमारे पास दो पार्ट होते हैं कम्प्लेक्स के, जो कि एक स्क्वायर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो स्क्वायर पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें किसी भी टाइप की नेमिंग करने में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे पास ये कैसे नेम्ड करते हैं। तो अगर तो कम्प्लेक्स अनायनिक हो, अनायनिक का मतलब है कि अगर पैरेंथेसिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज्ड हो, तो हम उसे 8 उसके एंड पे क्या लिखते हैं? 8 8।
ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सो लेट्स से ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑल्सो हेल्प। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसको किस में लिखा जाता है, हमेशा उसको ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब है हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका बता रहे हैं, AU गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखना है K3 का, इसका मतलब है कि पोटाशियम जो है कि वो उसकी कितने होता है चार्ज +1, तो कितने पोटाशियम लगे हुए हैं 3। सो ये कितना हो जाएगा 1 × 3 +3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में गोल्ड का AU का हमने निकालना है तो इसको हम X मान लेंगे। तो बाकी है साइनाइड जो है वो हमारे पास 4 लगे हुए हैं 4, और इसके ऊपर चार्ज जो साइनाइड के ऊपर होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो X की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी डैट विल बी या ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जहाँ हमने +3 -4 + X = 0, तो ये कितना आ जाएगा, X हमारे पास वो +1 आ जाएगा। तो +1 को हमने लिखना कैसे है, रोमन लेटर में। ये ऐसे करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गोल्ड की लिखी है। ऑरेट का मतलब है दिस इज़ अ पॉजिटिव पार्ट। तो सो ऑरेट कब लगाया जाता है, जब हमारे पास जो है कम्प्लेक्स है वो इसका नेगेटिव पार्ट है, तो ये हमारा इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो नेगेटिव पार्ट हो गया तो ऑरेट लगाएंगे। तो ये यहाँ भी जो है कम्प्लेक्स वो भी है, वो नेगेटिव पार्ट है। ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है नेगेटिव पार्ट है, इसीलिए इसके एंड पे क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। तो अब इसमें भी आप देख लो, क्रोमियम है, इथिलीन डायमीन है, तो फ्लोरीन लगा हुआ है। तो लेकिन यहाँ जो कम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, जो पैरेंथेसिस के अंदर है, जो पैरेंथेसिस के बाद वो नेगेटिव पार्ट है, इसलिए यहाँ नाइट्रेट ही लगा हुआ है। तो नाइट्रेट को तो नाइट्रेट ही बोलेंगे। तो लेकिन यहाँ क्रोमियम, जहाँ क्रोमेट नहीं लिखा गया, यहाँ क्रोमियम ही लिखा गया है, क्योंकि जो जिसमें मेटल प्रेजेंट है और पैरेंथेसिस के अंदर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव पार्ट है पूरे का पूरा, और NO3 नेगेटिव पार्ट है। अगर अनायनिक मेटल हो, इसी तरीके से अगर अनायनिक जो मेटल हो तो हम उन्हें बोल देते हैं। अनायनिक मेटल का मतलब क्या है, यहाँ अनायनिक मेटल का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वो वाला पार्ट जो नेगेटिव होगा, तो तब हम जो इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि आयरन Fe होगा, तो तब हम Fe को फेरेट बोलेंगे। ठीक है, अगर लेड होगा इसके अंदर तो प्लम्बेट बोलेंगे, AU होगा इसके अंदर तो ऑरेट बोलेंगे, तो कॉपर होगा तो कॉपरेट बोलेंगे। नहीं तो वैसे सिंपली अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम कॉपर ही लिखेंगे, CUPPER कॉपर, कॉपर ही लिखेंगे, COPPER कॉपर वगैरह ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कॉपरेट नहीं लिखेंगे। सो देखना है कि ये चार्ज इसके ऊपर जो है नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लें, हमारे पास कि एग्ज़ाम्पल दी गई हैं। अब आप खुद ही देख सकते हो कि एग्ज़ाम्पल कैसे करेंगे हम। तो यहाँ कम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले हम जो कम्प्लेक्स है उसका पॉजिटिव पार्ट ये है, तो दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ 3 तो चाहे नाइट्रेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हम ट्राई नाइट्रेट नहीं लिखेंगे। तो हमने हेक्सा अमाइन क्यों लिखा है, तो हेक्सा अमाइन का मतलब है इसके साथ जो है वो 6 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा गलती से उन्होंने मुझे लगता है 4 लगा दिया, लेकिन यहाँ से जहाँ 6 लगना है। ठीक है, सो 6 जो लगना था, तो इसका मतलब है कि हेक्सा अमाइन क्रोमियम लिखा हुआ है। अब क्रोमियम लिखा हुआ है, क्रोमेट नहीं लिखा हुआ, तो इसका रीज़न क्या है, जो वो रीज़न ये है कि ये क्या है हमारे पास। So this one is the positive part, this the positive part and this is the negative part. So positive part होने के कारण जो ये क्रोमियम है उसको क्रोमियम ही लिखा है, क्रोमेट हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को मैं दोबारा एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ कि ये कम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट है,
पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए क्रोमियम को यहाँ क्रोमियम ही लिखा रहने दिया है। ठीक है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो गलती से इन्होंने 4 लिख दिया है, तो यहाँ 6 आना है। हेक्सा अमाइन, हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो हेक्सा अमाइन है मतलब कि 6 उसके साथ अमाइन NH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने जब भी नेमिंग करनी है, नेमिंग में ये देखना है कि जो सबसे पहले हम लाइगेंट का लिखेंगे, कितने लाइगेंट लगे हुए हैं। 6 लगे हैं तो हेक्सा, 5 लगे होंगे तो पेंटा, 3 लगे होंगे तो ट्राई, ठीक है, 2 लगे होंगे तो बाई। ठीक है, तो क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम, उसके बाद हमने जो मेटल है, मेटल के बाद हमने ब्रैकेट में रोमन लेटर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखी है, तो नाइट्रेट जो है, तो वो हमने एंड पे नाइट्रेट जो कौन सा पार्ट, जो नेगेटिव वाला पोर्शन जो है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में लिखा जाता है। यहाँ भी देखो कि नेगेटिव वाला पार्ट है जो वो बाहर लिखा हुआ है, तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो हमेशा हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, यहाँ भी हमारे पास 2 पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका मतलब है कि हमें प्लेटिनम नहीं लिखना, तो ये पॉजिटिव पार्ट है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव पार्ट होता, कहने का मतलब है ये ब्रोमीन की जगह होता, तो ये वाला पूरे का पूरा कम्प्लेक्स इस साइड में होता, तो इस साइड में होता तो वो प्लेटिनेट लिखते हैं इसको हम। ठीक है, तो एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, अगर हमारे पास बाइडेंटेट लाइगेंट हो, ट्राइडेंटेट लाइगेंट हो, तो अगर बाई या ट्राइडेंटेट लाइगेंट एक से ज़्यादा लगे हों, तो तब हमने क्या लिखना है, तब हमें वर्ड यूज़ करना है बिस। बिस का मतलब है कि जहाँ 2 इथिलीन डायमीन जो कि बाइडेंटेट, जहाँ पॉलीडेंटेट लाइगेंट वर्ड हो, तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, अगर 2 लगे हों तो बिस, 3 लगे हों तो ट्रिस। लेकिन यहाँ कितने लगे हुए हैं, हमारे पास 2 इथिलीन डायमीन लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ZnEN2, तो 20 इथिलीन डायमीन। उसके बाद जो है जिंक, मेटल का नाम, मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट में रोमन लेटर में जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है, Hg मरकरी। तो ये टेट्रा, जहाँ 4 लगे हुए हैं, इसलिए क्या है, टेट्रा आइडो मर्कुरेट। अब मर्कुरेट का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन था हमारे पास। सो दिस इज़ द नेगेटिव पोर्शन एंड दिस इज़ द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द कम्प्लेक्स। ठीक है, तो अनायनिक मेटल होंगे तो इसको मैंने यही बताया कि इसका मतलब है कि अनायनिक मेटल। सो अनायनिक मेटल में हम क्या करेंगे, ऑस्मियम में ऑस्मेट लिखेंगे, कोबाल्ट में कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो हमारे पास जो कम्प्लेक्स आ जाएगा वो कोबाल्टेट तब लिखेंगे जब वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, जब उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव वाला पोर्शन होगा, तो तब हम कोबाल्टेट या रीनेट या रोडेट, प्लेटिनेट, एंटीमम लिखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन चेक द अनदर थिंग्स। हाँ जी, वी मूव टू द नेक्स्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कम्प्लेक्स जो है हमारे पास वो अनायनिक होगा या कटायनिक होगा या किस टाइप का होगा, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जहाँ उसका शेप क्या होगी, तो हम देख सकते हैं। अगर 2 होगा तो कोऑर्डिनेट लीनियर होगा, 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेट्राहेड्रल, 4 स्क्वायर प्लेनर होगा। तो टेट्राहेड्रल भी मैंने बताया था, और स्क्वायर वो D10 या D8 के बेसिस पे। तो ऑक्टाहेड्रल जब क्या होंगे, लाइगेंड 6 लगे होंगे। L6 का यहाँ मतलब क्या है, लाइगेंड 6 होंगे। ज़्यादातर कौन से कम्प्लेक्स जो है वो है ऑक्टाहेड्रल का जो ज्योमेट्री बनाते हैं, क्रोमियम 3 और कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है हमारे पास। ये ऐसे कम्प्लेक्सेस हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो बनाते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये मेटल है हमारे पास, मेटल आयन है। सो M का मतलब है मेटल आयन, L का मतलब लाइगेंट है, और 6 का मतलब है कि शेल लाइगेंट इसके साथ अटैच है। और एक लास्ट में और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि लार्जर, अगर स्मॉल मेटल आयन छोटा हो और बड़े उसके साथ लाइगेंट लगे हों, तो हमेशा लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर लार्ज मेटल लगे हों और मेटल लार्ज लगा हो और उसके साथ लाइगेंट जो है वो छोटे लगे हों, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द IUPAC नेमिंग एंड ऑक्सीडेशन, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स।
Okay students, so thank you very much for watching the video.